तो राउंड्सअप में सबसे पहली खबर की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश के तमाम चीफ जस्टिस के कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें देश भर के 25 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस शामिल हो रहे हैं। इस दौरान सीजेआई ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाली समस्याओं पर चर्चा करना और उनकी पहचान करना है। सीजेआई ने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों के चलते हम पिछले 1 साल में विभिन्न हाई कोर्ट्स में 126 खाली पड़े पदों पर नियुक्ति करने में सफल रहे हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में नए जज और विभिन्न हाई कोर्ट को 10 नए चीफ जस्टिस की इस दौरान नियुक्ति हुई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही 50 और पदों पर नियुक्ति की उम्मीद है। साथ ही सीजेआई के चीफ जस्टिस से अपील करते हुए कहा कि वो अपने हाई कोर्ट्स में खाली पड़े पदों के लिए जल्द सिफारिश भेजें। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने विभिन्न हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सीजेआई रमन्ना ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध किया कि न्यायाधीशों के खाली पदों के लिए जल्द से जल्द पदोन्नति के लिए नाम भेजें। ये कॉन्फ्रेंस 6 साल के अंतराल के बाद हो रहा है। सीजेआई ने कहा, आपको याद होगा कि मेरा आपसे पहला संचार खाली पड़े पदों को भरने के बारे में था। मैंने आप सभी से हमारी पहली ऑनलाइन बातचीत में हाई कोर्ट में पदोन्नति के लिए नामों की सिफारिश करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया है। सीजेआई ने कहा कि कई हाई कोर्ट की प्रतिक्रियाएं बहुत उत्साहजनक रही है। हाई कोर्ट में 126 नियुक्तियां सामूहिक प्रयासों से 1 वर्ष से भी कम समय में हुई और 50 और नियुक्तियों की उम्मीद है। उन्होंने कहा, ये उल्लेखनीय उपलब्धि आपके पूरे सहयोग और संस्था के प्रति प्रतिबद्धता के कारण हासिल की जा सकती है। मैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध करता हूं, जहां अभी भी रिक्तियों की बड़ी संख्या में है, जल्द से जल्द पदोन्नति के लिए नाम भेजें। सीजेआई ने कहा, पिछले 1 साल में हमें सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जज और हाई कोर्ट के लिए 10 नए चीफ जस्टिस मिले हैं। मैं कॉलेजियम में अपने भाइयों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। पिछले हफ्ते भी एक सार्वजनिक समारोह में बोलते हुए सीजेआई ने हाई कोर्ट से रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने की अपील की थी। सीजेआई ने उल्लेख किया कि इस कॉन्फ्रेंस के 6 एजेंडा हैं। प्राथमिकता के आधार पर पूरे भारत में सभी न्यायालय परिसरों में आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को मजबूत करना, मानव संसाधन कर्मचारी नीति की जिला न्यायालयों में आवश्यकताएं, बुनियादी ढांचा और क्षमता निर्माण, अत्याधुनिक न्यायिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और बनाने के लिए सिस्टम को संस्थागत बनाना, संस्थागत और कानूनी सुधार, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की उपलब्धि और उनके सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों में वृद्धि। सीजेआई ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाली समस्याओं पर चर्चा करना और उनकी पहचान करना है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस यू ललित और जस्टिस AM खानविलकर भी कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। सभी हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीशों की कॉन्फ्रेंस के बाद शनिवार 30 अप्रैल 2022 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होगी, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेधावी आरक्षित अभ्यर्थी सामान्य कोटे के हकदार हैं। पीठ ने कहा कि जब आरक्षित श्रेणी के 2 अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में नियुक्त किया जाएगा तो इस पर विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए कि पहले से काम कर रहे सामान्य श्रेणी के 2 व्यक्तियों को निकाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी की मेरिट अंतिम पायदान के सामान्य अभ्यर्थी से बेहतर है तो वो सामान्य श्रेणी में सीट पाने का हकदार है। इस परिस्थिति में आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग यानी अनारक्षित श्रेणी में सीट की दावेदारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी श्रेणी के उन उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में समायोजित करने की आवश्यकता है जो सामान्य श्रेणी के नियुक्त अंतिम उम्मीदवारों की तुलना में अधिक मेधावी हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में आरक्षित सीटों के लिए ओबीसी उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता था। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप सामान्य श्रेणी में उनकी नियुक्तियों पर विचार करने के बाद आरक्षित सीटों को योगदान के आधार पर अन्य शेष आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जाना आवश्यक है।
न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ सहित सर्वोच्च अदालत के विभिन्न फैसलों पर गौर किया। पीठ ने फैसले पर भरोसा करते हुए आरक्षित श्रेणी के एक उम्मीदवार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन की इस अपील को स्वीकार कर लिया कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की सूची में अंतिम उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त करने पर सामान्य श्रेणी के कोटे के तहत समायोजित करना चाहिए। उनका कहना था कि ऐसे उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी के तहत विचार करने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि 2 उम्मीदवारों आलोक कुमार यादव और दिनेश कुमार जो ओबीसी श्रेणी से संबंधित हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी में समायोजित किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो सामान्य श्रेणी के नियुक्त उम्मीदवारों की सूची में अंतिम उम्मीदवार की अपेक्षा अधिक मेधावी हैं और उनकी नियुक्तियों पर आरक्षित श्रेणी के तहत सीटों के लिए विचार नहीं किया जा सकता। साल 2008 में राजस्थान में बीएसएनएल में टेलीकॉम टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई थी। अन्य आरक्षित वर्ग के एक अभ्यर्थी ने याचिका दायर कर कहा था कि ओबीसी के 2 अभ्यर्थियों की मेरिट सामान्य श्रेणी में आखिरी पायदान के अभ्यर्थी से अधिक है, इसलिए इन दोनों अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में नियुक्ति होनी चाहिए। उसके बाद जो जगह खाली हो उसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई एक मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने रिट पर नोटिस जारी किया था, जिसमें सुनवाई के हाइब्रिड मोड बनाए रखने की मांग की गई थी, क्योंकि ये एक्सेस के अधिकार को बढ़ाता है। जस्टिस राव की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने इस मामले का उल्लेख किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ये देखते हुए कि कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, मामले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। बेंच ने कहा कि तुरंत सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये विचार है कि अगर भविष्य में स्थिति और बिगड़ती है तो अदालत उसी के अनुसार फैसला करेगी। जस्टिस राव ने माना और भी जरूरी मामले हैं, लोग जेल में हैं, जमानत के मामले हैं, जुलाई में सूचीबद्ध होंगे। याचिका ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ ज्यूरिस्टिक और लाइव लॉ के लीगल रिपोर्टर स्पर्श उपाध्याय नामक वकीलों के एक संगठन द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाइब्रिड विकल्प के बिना फिजिकल सुनवाई पूरी करने के लिए वापस किया गया था। यह तर्क दिया गया था कि उत्तराखंड, बॉम्बे, मध्य प्रदेश और केरल के हाईकोर्ट वर्चुअल मोड के माध्यम से मामलों में भाग लेने के लिए ज्वाइनिंग लिंक प्रदान नहीं कर रहे थे। याचिका में तर्क दिया गया कि वर्चुअल मोड के माध्यम से मामलों की सुनवाई की सुविधा तक पहुंच से इनकार करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों से वंचित करने जैसा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्र एक्टिविस्ट उमर खालिद और शर्जील इमाम द्वारा दायर अपील पर सुनवाई 6 मई तक के लिए स्थगित कर दी। उक्त अपील में ट्रायल कोर्ट के दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ का विचार था कि चूंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के अपराध की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाला मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, तो 5 मई को अपीलों पर सुनवाई से पहले उसी के परिणाम का इंतजार करना उचित होगा। आपको बता दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख तय की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ क्रमशः सेना के मेजर जनरल एस.जी. बॉम्बटकेरे, जो कि सेवानिवृत्त हैं, और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा दायर 2 रिट याचिकाओं पर विचार कर रही है। जस्टिस भटनागर ने मौखिक रूप से टिप्पणी की। आईपीसी की धारा 124A के संबंध में मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आ रहा है। धारा 124A के निष्कर्षों का इस मामले पर भी असर पड़ेगा, जबकि उमर खालिद की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पेस ने कहा
कि उक्त चुनौती के परिणाम का मामले के गुण दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जस्टिस मृदुल ने टिप्पणी की, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें परिणाम का इंतजार करना चाहिए। शुरुआत में एडवोकेट तनवीर अहमद मीर ने शर्जील इमाम द्वारा यूपीए मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली नई अपील का भी उल्लेख किया। कोर्ट ने शर्जील इमाम की अपील पर नोटिस जारी करते हुए दोनों मामलों की अगली सुनवाई 6 मई की तारीख तय कर दी। अदालत ने यह भी कहा कि वो नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ दिल्ली के जामिया नगर इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनके द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित एक मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के लिए इमाम द्वारा की गई एक और चुनौती पर भी 6 मई को एक साथ सुनवाई करेगी। राजस्थान हाई कोर्ट ने पाया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 11 ये स्पष्ट रूप से साफ करती है कि अधिनियम के तहत बच्चे की शादी करना अपराध है। हालांकि किसी भी मामले में केवल एक बच्चे की सगाई धारा 11 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अधिनियम की धारा 11 बाल विवाह को बढ़ावा देने या अनुमति देने के लिए दंड प्रदान करती है, जबकि अधिनियम की धारा 15 में कहा गया है कि सीआरपीसी में कुछ भी शामिल होने के बावजूद इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। दिनांक 25 फरवरी 2020 को याचिकाकर्ता के बेटे की सगाई का कार्यक्रम चल रहा था, तभी जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिनियम की धारा 11 और 15 के तहत कथित अपराध के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक सगाई समारोह के आयोजन का स्पष्ट दावा है और याचिकाकर्ता को एक नोटिस जारी किया जा रहा है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एपीएन न्यूज। India Legal presents Courts Roundup.